नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद्या यात्रा में। हम लोगों ने जो इस चैनल पे पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें आज ये दूसरा दिन है। और पहले लेक्चर में मैंने बता दिया है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, सिलेबस क्या है, कितने दिनों में ख़त्म होगा, ये सब मैंने पहले चैप्टर में या पहले लेक्चर में मैंने बता दिया है। और ये मेरा दूसरा लेक्चर है। लोग अपने बताए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज मॉड्यूल पहला 1 शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो विद्यार्थी नए नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन उनको पता चल सके और क्लास के विषय में वो अवगत रहें कि आने वाली कोई भी क्लासेस उनसे मिस ना हो। यह हमारे पॉलिटी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज हम जानेंगे कि इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कहाँ से करना है और क्या महत्वपूर्ण है। सिलेबस मैंने पहले ही लेक्चर में लिखवा दिया है मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, तो आप जाके पहला लेक्चर विज़िट कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरा सिलेबस दिखा दिया है, कितना दिन पढ़ना है, कितना दिन चलेगा, कितनी क्लासेस होंगी, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ मैंने पहले लेक्चर में दिखा दिया है। आज ये हमारे पॉलिटी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम शुरुआत करेंगे इंडियन पॉलिटी की सबसे महत्वपूर्ण बातें, जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से नींव है पॉलिटी की। इसमें हम समझेंगे कि पॉलिटी है क्या चीज़ और पॉलिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, या संविधान जो पॉलिटी के अंतर्गत आता है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके अंतर्गत हम लोग ये विषय समझेंगे, यह कैसे बना है। ये सब कुछ हम इस सीरीज़ में समझने का प्रयास करेंगे या आज समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ ऐतिहासिक घटनाएं ध्यान देंगे, यह सहायता प्रदान करेगा। मैंने जो पॉलिटी के सीरीज़ का रोड मैप जो तैयार करा था, उसमें मॉड्यूल मैंने 1 लिखवाया था। मैंने लिखवाया था मॉड्यूल 1, और उसके अंतर्गत जो टॉपिक था उसका नाम था भारतीय संविधान की नींव। भारतीय संविधान की नींव, ऐसा मैंने मॉड्यूल 1 में बताया था। इसके अंतर्गत मैंने ढेर सारे सब टॉपिक्स लिखवाए थे। पहला था कि पॉलिटी क्या है, पॉलिटी क्या है। दूसरा मैंने लिखवाया था इसकी आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है। फिर इसी में सब टॉपिक था, इसी में संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के बारे में। फिर था निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया। फिर इसके अंतर्गत था प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। फिर इसके अंतर्गत था प्रस्तावना, प्रस्तावना जिसे हम लोग प्रीएम्बल भी बोलते हैं, प्रीएम्बल। इतने मैंने मॉड्यूल 1 में लिखवाए थे कि मैं 1 बाय 1 ये टॉपिक करवाऊंगा। और यह भी मैंने बोला था कि एनसीईआरटी से बेसिक से जाते हुए एडवांस एम लक्ष्मीकांत सर के बुक द्वारा कंप्लीट होगा। खोजना आपको कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं करके दूंगा, इसके विषय में बता चुका हूँ। नोट्स कैसे दे होंगे ये भी मैं बता चुका हूँ, तो आप जाकर के पहला लेक्चर विजिट कर सकते हैं। तो मॉड्यूल 1 का जो पहला है आज का है हमारा भारतीय संविधान की नींव। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की नींव। इस चीज़ को ध्यान देंगे हम लोग।
ये मॉड्यूल 1 था। संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जानने से पहले हम जब देश आज़ाद हुआ था उसके पहले की कुछ घटनाओं को ध्यान देंगे, तब जा कर के हम लोग ये जानेंगे कि ये है क्या चीज़ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तब हमको समझने में ज़्यादा आसानी होगा कि आवश्यकता एक्चुअली पड़ी क्यों। तो इससे पहले हम लोग कुछ ऐतिहासिक घटनाएं ध्यान देंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और लक्ष्मीकांत सर के बुक में भी दिया हुआ है। तो मैं दोनों को मर्ज करके अपने नोट्स बना करके आपको बता रहा हूँ। आपको एक्चुअली बस वही पढ़ना है और एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, अलग से आपको कुछ भी नहीं करने हैं। जो मैं दे रहा हूँ बस समझ लीजिए वो सफिशिएंट है। इसमें आपको वन लाइनर से लेकर के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी मिलेगा। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, मैं खुद उसको क्लियर करूँगा। और इसमें आपको वन लाइनर भी आंसर मिलेंगे जो आजकल यूपीएससी का अब फेवरेट बनता जा रहा है। ऐतिहासिक कालक्रम क्या है ये हम पहले जानेंगे। इसके बाद हमको समझ में आएगा कि संविधान की आवश्यकता एक्चुअली क्यों हम लोग को पड़ी देश आज़ाद होने के बाद। हम लोग देखेंगे संवैधानिक विकास, संवैधानिक संवैधानिक हम विकास देखेंगे कि पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 में भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। अधिकार प्रदान किया था 1600 में, भी ध्यान देंगे। तो ये था कि 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। उस पत्र को लेकर के 1608 में ब्रिटेन के EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना स्टार्ट किया। भारत में क्या किया? व्यापार करना स्टार्ट किया, व्यापार करना शुरू किया। इसके बाद 1765 में बंगाल, आपका बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी भी EIC को प्राप्त हो गया। था। EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में महाराज एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इनको एकाधिकार दिया गया व्यापार करने का। 1608 में ये भारत आते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी भी अब ये अपने हाथ में ले लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापारिक कंपनी थी, अब 1765 के बाद दीवानी भी हो गई, दीवानी भी संभालने लगी। दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया था। शाह आलम द्वितीय ने दिया था। किसमें दिया था? इलाहाबाद की संधि में। किसमें दिया था? इलाहाबाद की
संधि में। तो 1765 का जो दीवानी अधिकार मिला था वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के इलाहाबाद की संधि में प्राप्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव हैं, रॉबर्ट क्लाइव थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और यह युद्ध बक्सर में हुआ। जिसे क्लाइव जीत गया और संधि से इलाहाबाद की संधि से दीवानी प्राप्त हुआ। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि दीवानी क्या होता है। दीवानी क्या होता है, ये बात दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ कि दीवानी क्या होता है। में यह शामिल था कि अंग्रेज कर लगा सकते थे, टैक्स लगा सकते थे, कर वसूल सकते थे, टैक्स वसूल सकते थे, अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगा सकते थे, और नागरिक के जितने भी मामले थे वो उसकी सुनवाई करते थे, और नागरिकों के मामलों की सुनवाई करते थे। इसी को बोला गया है दीवानी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार करने के लिए, लेकिन इलाहाबाद की संधि से उसको मिल गई दीवानी। अब वो व्यापार भी करती थी और साथ में कर भी लगाती थी अपने अकॉर्डिंग, उसको जैसे मन करता था वैसे वसूल भी करती थी, और कुछ नागरिकों के सिविल मामले भी देख लेती थी। तो ये अधिकार उसे प्राप्त हो गया था। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। जो मैं लिखा हूँ सेम उसे आप लिखिए, सेम। ये एक स्टोरी टाइप में भी होगा। कॉन्सेप्ट बैठाना बहुत ज़रूरी है, स्टोरी दिमाग में होना चाहिए। बिना स्टोरी के यूपीएससी की तैयारी नहीं हो सकती। स्टोरी होगा फिर उसे आप टैली करेंगे किसी और से। जैसे मैं बता देता हूँ कि जैसे कि अंग्रेज एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 में व्यापार करने का अधिकार दिया। जब वो 1600 में अधिकार दिया तो ये 1608 में भारत में आए, और भारत में किस उद्देश्य से आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से। क्योंकि 1600 में किस चीज़ का इनको अधिकार मिला था? व्यापार करने का। किसके साथ? भारत के साथ। तो 1608 में किसके साथ आए? भारत के साथ आए। भारत में आए। जब वो भारत में आए तो भारत में अच्छा खासा व्यापार किए, कमाए। फिर इसके बाद उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को देख करके युद्ध करना स्टार्ट किया। जो हम देख रहे हैं कि 1765 में इन्होंने इलाहाबाद की संधि से दीवानी भी प्राप्त कर लिया। अब वो व्यापार के साथ साथ कर भी लगा सकते थे, वसूल भी सकते थे, और कुछ मामलों की सुनवाई भी कर सकते थे। तो ये रहा टैली करने का, या ये रहा कॉन्सेप्चुअल। ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तब अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ से मर्ज करेंगे, वहाँ से उठाएंगे उस स्टोरी को, उसके साथ ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट ही यूपीएससी का है। ये रटंत विद्या वाला नहीं है कि आप रट लिए, नहीं 1765 में इलाहाबाद की संधि हो गई, इसका यूपीएससी से कुछ लेना देना नहीं है। आपको टैली करना होगा कि ये 1600 में ऐसा हुआ था तो 1765 में ऐसा क्यों हो गया। दोनों मर्ज करना पड़ेगा आपको। ये यूपीएससी का कॉन्सेप्ट है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। सिर्फ रटंत विद्या से कुछ होने वाला नहीं है। और जितनी भी रटने वाली चीज़ें वो मैंने बता दिया। जो बताया हूँ वो एनसीईआरटी से भी जुड़ा हुआ है और एडवांस बुक से भी है। तो इसे तो लिखना ही है। जितना मैं लिखा हूँ बोर्ड पे या इस पेज में जो भी लिखा हूँ आप उसे लिखिए, सेम टू सेम कॉपी पे लिखिए, अपने राइटिंग में लिखिए।
विदाउट लिखे नहीं होगा। और यही कॉन्सेप्ट ही लिखना है, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ या मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ उसे आप अपने भाषा में लिखिए, स्टोरी वाइज लिखिए, लेकिन लिखिए, यही काम देगा। अब वो यूपीएससी का पैटर्न आप लोग देख ही रहे हैं कितना हार्ड हो गया है। यूपीएससी को अब इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। यूपीएससी 5 साल पुराने मैटर को उठा करके आज अपडेट कर दे रही है, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। आपको इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अब स्टोरी लिखिए, बनाने को मैं नोट्स भी बना कर दे दूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, नोट्स नहीं मिलेगा। मैं जो बता रहा हूँ वही नोट्स है, आप उसको एक बार नहीं 10 बार रिपीट करके देखिए, स्टोरी बनाइए, सेम टू सेम लिखिए ना, सेम टू सेम लिखिए, आपको पूरा स्टोरी बेस्ड मिलेगा। सेम टू सेम जितना मैं बोर्ड पे लिखा हूँ वो भी, या मैं जितना बोला हूँ वो भी, आप उसको समझिए, लिखिए, यही नोट्स है, यही नोट्स है ही। ठीक है, तो एक संवैधानिक विकास की दृष्टि में देखा जाए तो मैंने एक सीक्वेंस बना के तैयार किया है, या एक थॉट प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कालक्रम, किस क्रम में क्या हुआ था, किस क्रम में क्या हुआ था। ठीक है, तो अगर हम कालक्रम के रूप में देखें, कालक्रम के रूप में अगर देखा जाए, ये रेट फैन में बकवास है, तो कालक्रम के अगर हम लोग रूप में देखेंगे इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहले में हम लोग देखेंगे कंपनी का शासन। पहले में क्या देखेंगे हम लोग, कंपनी का शासन देखेंगे पहले कालक्रम में। इसके बाद दूसरे में हम लोग देखेंगे, दूसरे में हम लोग देखेंगे सम्राट का शासन। सम्राट का शासन, या कह सकते हैं ताज का शासन। ये सब एनसीईआरटी और एडिशनल बुक, एडवांस बुक सबसे निकाला गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैं जो बता रहा हूँ बस ये परफेक्ट है। इसके बाद भी अगर किसी को पढ़ना है तो वो किताब पढ़ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी का अगर शासन देखें तो 1773 से 1853, सॉरी, कंपनी का शासन अगर देखें तो 1773, कंपनी का शासन अगर देखें तो ये है 1773 से 1858 तक। और अगर ताज का शासन देखें तो 1858 से 1947 तक है। इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे, ऐसे ही आपको उतारना है, अपने भाषा में आपको उतारना है, सेम चीज़ यही है, यही नोट्स है जो मैं लिख रहा हूँ, यही नोट्स है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आपको करना है, यही नोट्स है। आप जो किताब पढ़ करके बनाओगे मैं ऑलरेडी बना के दे रहा हूँ, बस इसी को सेम उतारना है और यही पढ़ना है, इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। तो कालक्रम के रूप में अगर देखा जाए तो कंपनी का शासन हो गया जो 1773 से लेकर के 1858 तक चलता है, और सम्राट का शासन या ताज का शासन देखा जाए जो 1858 से लेकर के 1947 तक चलता है। कंपनी का शासन हेडिंग डालेंगे, जो कब से कब चलेगा, 1773 से 1858 तक। अब इसमें हम लोग कुछ सब टाइटल लिख लेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ऐसा हम लोग लिख लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी पढ़ने में, और याद भी करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से क्रम कर लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो पहला हम लोग लिखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये पहला हो गया। ये कंपनी के शासन में आ रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा हम लोग लिखेंगे 1781 का, 17 दूसरा हम लोग लिखेंगे 1781 का
एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लिखेंगे। ये दूसरा है। पहले हम लोग लिखेंगे 1773, इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे 1781। 1773 का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर इसमें हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1786 का एक्ट पढ़ेंगे। इसका नाम ही है 1786 का एक्ट। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। सब कुछ बताएंगे, इसे चार्टर क्यों बोला गया, उसको चार्टर क्यों नहीं बोला गया ये भी बताएंगे। इसका कोई लंबा स्टोरी नहीं, बस छोटा सा है कि एक्ट क्यों, चार्टर इसे क्यों बोला जाता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। और फिर हम लोग पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो हम लोग कंपनी एक्ट में इतना पढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं हम लोग ताज का शासन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ताज के शासन में क्या पढ़ेंगे, ताज का शासन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये कब से है, तो ये 1858 से लेकर के 1947 तक है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सब टॉपिक बना लेंगे। तो पहला क्या है, पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। दूसरा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। एट्टी 61 का भारतीय परिषद अधिनियम। फिर इसी तरह हम लोग देखा जाए तो 1892 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 1909 का
भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। फिर हम लोग पढ़ेंगे 1919 का, 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। अधिनियम, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कालक्रम को आपको नोट करना है, सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा। उसके पहले मैं आपको सीक्वेंस कर रहा हूँ कि इसमें ये आता है, इसमें ये आता है। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। कभी न कभी आप देखेंगे तो क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछा गया है, इस वजह से पढ़ना जरूरी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे 1935 का शासन अधिनियम, शासन अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको तो सबसे अच्छे से पढ़ना है, सबसे अच्छे से। इसके बाद इसी में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन 1942। इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे। हालांकि दिया नहीं है, एनसीईआरटी में दिया था, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। थोड़ी सी आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना पढ़ेंगे 1947। और फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इतना कुछ पढ़ने के बाद फिर हम लोग जानेंगे कि पॉलिटी क्या है और आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जब ये आपके दिमाग में ये सारी स्टोरी होगी तो आपको पता चलेगा कि अब आवश्यकता क्यों पड़ी, हम लोग को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब इतना सब कुछ हम लोग जान जाएंगे, 1773 से लेकर 1947 तक जितनी भी अधिनियम हुई थी, एक्ट हुए थे, वो सब हम लोग जानने के बाद फिर हम लोग अपने से सोच पाएंगे कि आवश्यकता इसीलिए पड़ी थी हम लोग को, कि हम लोग के साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार या व्यवहार हुआ था। इस वजह से हम लोग ये क्रम में तैयार करेंगे इसको। तो अब हम कंपनी शासन का पहला एक्ट देखेंगे। पहला एक्ट जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग टॉपिक कर लीजिए। कंपनी शासन का हम लोग पहला 1773 पढ़ने जा रहे हैं। नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, या हिंदी में अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लेगी 1773 का 1773 का नियामक एक्ट।
ये हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो आपको समझ में आए वैसा आप लिख लीजिए, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग देखेंगे 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट सोच रहा हूँ उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग 73 में। पहला पॉइंट तो ये है कि यह पहला ऐसा कानून था, ऐसा कानून था जो ब्रिटिश सरकार या संसद द्वारा ईस्ट इंडिया भारत में सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने का प्रयास था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने का प्रयास था। पहला ऐसा कानून था 73 का रेगुलेटिंग एक्ट का पहला ऐसा कानून था जो ब्रिटिश सरकार या संसद द्वारा भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी उस पर नियंत्रण करने का प्रयास था या काम शुरू किया। ये पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग 73 में। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत भी थी। ब्रिटिश शासन की शुरुआत भी थी। पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उस पर नियंत्रण किया गया। तो अब क्या है कि अब ब्रिटिश शासन संसद जो इंग्लैंड में बैठी है, अब वो भारत में शासन करने की शुरुआत कर रही है। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शुरुआत कर रही है, ध्यान रखिएगा, की नहीं है, शुरुआत कर रही है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार उसके कार्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार उसके कार्यों को जो वो किया था भारत में प्रशासनिक जितना कर चुका था, प्रशासनिक और एवं राजनैतिक मान्यता मिला। देख रहे हैं, मतलब जितना कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी पे वो रेगुलेट भी कर रहे हैं और वो जितने कार्य किया था उसे खारिज करने के बजाय उसे मान्यता भी दे रहे हैं कि नहीं, जितना तुम लोगों ने किया है उतना अब ठीक है। अब इसके आगे का आप धीरे धीरे हम लोग देखिएगा वो आगे प्रयास करेंगे। और चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इसी कारण से वही जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो उनको मान्यता मिली, इसी कारण से केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी भारत में। देखिए कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को उन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा नियंत्रित किया। जहां वो 100 करते थे अब वहां पे 20 कर सकते थे। और दूसरे में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितने
सेकेंड टाइम में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितने भी कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी कर चुकी थी उसको मान्यता दे देते हैं कि ठीक है, तुमने जो कार्य किया है वो सही है, हाँ, अब हम देख रहे हैं। और इसी वजह से इसको माना जाता है कि यहीं से केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव इसलिए पड़ी क्योंकि ब्रिटिश संसद बैठा था इंग्लैंड में, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। तो कहा जा सकता है ना कि नहीं, केंद्रीय प्रशासन की अब वो केंद्र बन गया है। कौन केंद्र बन गया है? ब्रिटिश संसद। अब वो केंद्र बन गया है, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, और यही कारण है कि इसे केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी भारत में बोला जाता है। ये एक है। तो 73 रेगुलेटिंग एक्ट में इतना पॉइंट हम लिखेंगे। अब देखिए, उस समय 3 प्रेसिडेंसी काम करती थी। 3 प्रेसिडेंसी काम करती थी। प्रेसिडेंसी काम करती थी। काम करती थी। पहला था बंगाल, दूसरा था मद्रास, और तीसरा था बम्बई। बम्बई। ये तीनों क्या करती थी? अलग अलग काम करती थी। अलग अलग अपना काम। बंगाल अलग काम करती थी, मद्रास अलग करती थी, बम्बई अलग करती थी। अलग अलग क्या करती थी? कार करती थी। आपको इस तरह लिखना है, यही नोट्स है, यही नोट्स है, ऐसे ही लिखना है, यही आप याद करेंगे। एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, एडवांस बुक पढ़ेंगे, इतने अच्छे से उसमें नहीं दिया, ये समझ करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको करना होगा, करिए, यही है नोट्स। अलग अलग क्या करती थी? बंगाल, मद्रास, बम्बई अलग अलग कार्य करती थी, अपना अपना। अपना अपना 2 बार लिखने का मतलब है अपना अपना, ठीक है। तो अपना अपना कार्य करती थी। अगली बार मैं अपना अपना 2 बार लिखूंगा, अभी समझाने के लिए लिख दिया हूँ। तो अपना अपना, बंगाल अलग अपना काम करती थी, मद्रास अलग करती थी, और बम्बई अलग करती थी। अब देखिए इसमें होता क्या है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल दिया गया। नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। क्या बोला गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये क्या काम करने लगा? इसको बना दिया गया मुख्य, और इसके अंदर कर दिया गया बम्बई को, और इसके अंदर कर दिया गया मद्रास को। अब देख रहे हैं कि पहले तीनों के गवर्नर जनरल अलग अलग थे, तीनों अलग अलग काम करते थे, लेकिन अब इस एक्ट में क्या हुआ कि इन्होंने बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के इन्होंने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, और बंगाल के अंतर्गत बम्बई और मद्रास को रख दिया। अब वो बिना बंगाल के सहमति से बिना बंगाल के सहमति से बम्बई और मद्रास काम नहीं कर सकता था इस एक्ट में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट में नाम पड़ा, तो ध्यान देंगे कि 73 में नाम पड़ा। स्टोरी देखिए, टैली करिए स्टोरी। और अब देखेंगे कि पहला गवर्नर जनरल पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या है? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम है, क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखेंगे, पॉलिटी से भी पूछता है और हिस्ट्री से भी पूछता है।
तो इसको इस तौर पे याद रखेंगे कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, और गवर्नर जनरल है, अब गवर्नर जनरल है, बड़ा व्यक्ति है, तो बड़ा व्यक्ति के काम करने के लिए और सहायक लोग भी चाहिए, तो क्या किया गया, चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाया गया, कार्यकारी परिषद बनाई गई। गवर्नर जनरल क्या था, मुख्य था, अब उसको सहायता करने के लिए क्या किया गया, 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कार्यकारी परिषद क्या होता है, तो लिखिए कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद क्या होता है, तो शासक को, राष्ट्रपति को, गवर्नर जनरल को प्रशासन चलाने, जो गवर्नर जनरल को इत्यादि को प्रशासन चलाने, निर्णय लेने में सहायता करते हैं, निर्णय लेने में जो सहायता करते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। कार्यकारी परिषद क्या होता है, कार्यकारी परिषद वो होता है जो शासक को, राष्ट्रपति को, गवर्नर जनरल इत्यादि जितने भी बड़े बड़े पद हैं उनको प्रशासन चलाने के लिए, निर्णय लेने के लिए उनको सहायता देते हैं। आज के डेट में भी हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए बहुत से लोग हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बहुत से लोग हैं, तो वही उस समय भी था, तो उसको कार्यकारी परिषद बोला जाता था। तो गवर्नर जनरल का इतना बड़ा पद और उस इतने बड़े पद को संभालने के लिए 4 कार्यकारी सदस्य बनाए गए। उसका एक गठन हुआ जिसका नाम था कार्यकारी परिषद, उसमें 4 सदस्य थे। वो 4 सदस्य क्या करते थे, गवर्नर जनरल को सलाह देते थे कि सर आप ये करिए, सर आप ये नहीं करिए, सर ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आ गया आपको कार्यकारी परिषद। अब आगे देखिए, पॉइंट लिखिए, छठे पॉइंट में लिखिए कि 1773 के बाद 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक, और कोर्ट में एक CJI था और 3 अन्य जज थे। सेवेंटी 74 में कलकत्ता में जो पहला सुप्रीम कोर्ट खुला था, स्थापना हुई थी, उसमें एक CJI था और 3 अन्य जज थे उसकी सहायता करने के लिए। और कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार था, कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार था, वो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इतना क्षेत्र वो सुप्रीम कोर्ट उस समय देखता था।
ये उसके क्षेत्राधिकार में था। और जो पहले सीजेआई थे, जो पहले सीजेआई थे उनका नाम भी नोट करिएगा। उनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे। EM, या सॉरी, नाम था EMPEY, एलिजा इम्पे। ये पहले सीजेआई थे, पहले सुप्रीम कोर्ट के, जो कोलकाता में स्थापना हुई थी। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए, और अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे कमेंट भी करते रहिए जिसको सुधारा जा सके। सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि नेक्स्ट आपको क्लास पता चल सके। अब देख, एक और हम लोग लिखेंगे। एक थे महाराजा नंद कुमार, जिनको 1775 में फांसी दिया गया। फांसी दिया गया। अगर वो 5 था तो छठा, तो ये 7वां पॉइंट लिख लीजिए, काम देगा। महाराजा नंद कुमार थे जिनको 1775 में फांसी दिया गया। 8वां पॉइंट लिखिए वॉरेन हेस्टिंग्स पे। 8वां पॉइंट क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। भ्रष्टाचार का आरोप लगा। 8 पॉइंट हो गए, इसको नोट करने हैं, ध्यान दीजिएगा। 9वां पॉइंट था कि जो इंग्लैंड के सपरिषद राजा थे, जो इंग्लैंड के सपरिषद राजा थे, जो राजा थे वो गवर्नर जनरल के आदेश को 2 वर्षों तक टाल सकता था। टाल सकता था। इंग्लैंड सपरिषद राजा, इंग्लैंड के जो सपरिषद राजा थे वो गवर्नर जनरल के आदेश को 2 वर्षों तक टाल सकते थे। इस बात को भी अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। अब देख, अगर हम समरी करें, अगर हम समरी करें तो कारण क्या था 1773 आने का? 1773 के आने का कारण देखें तो कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ले लेता हूँ ग्रीन। तो पहला कारण था कि भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करना था। क्या करना था? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना था। नियंत्रण करना था। कौन सा नियंत्रण? जो ईस्ट इंडिया कंपनी भ्रष्टाचार करती थी, सामान खरीदती थी 100 का, बेचती थी 500 में। ये इसको नियंत्रण करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। ठीक, समझाने के लिए बोला हूँ। 500 कि भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे, भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे उन पर निगरानी रखना था। निगरानी रखना था।
कहीं वो वापस से भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, इस पॉइंट को भी लिखेंगे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के अंतर्गत लाना था, अंतर्गत लाना था। ये 3 कारण देख सकते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ रटने का नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए। मैंने अपने तरीके से सब कुछ क्लियर किया है एनसीईआरटी से एडवांस तक। अगर आपको लगे कि गलत है तो आप हमें कमेंट करिएगा। आप खुद से अगर बुक पढ़ना चाहते हो तो खुद भी देख लीजिएगा, सेम टू सेम मिलेगा और अच्छा मिलेगा। सब कुछ मैंने कंसाइज किया है, नोट्स बनाया है एकदम परफेक्ट। जो मैं आपको दे रहा हूँ बस वो आपको एज़ इट इज़ लिखना है, और इससे अच्छा नोट्स मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता। बाकी आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हो तो कर लीजिएगा। इसे सिर्फ अपडेट करते रहना है करेंट अफेयर के साथ, वो आप खुद कर लेंगे तो भी चलेगा, और नहीं हुआ तो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा जैसा आप लोग कमेंट करेंगे। और तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमने मॉड्यूल 1 के कुछ ऐतिहासिक क्रम में जो आए हैं मैंने उसको बताया है, और 73 को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नेक्स्ट क्लास आपको पता चल सके। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1781 का एक्ट, और उसके आगे का भी हम लोग पढ़ेंगे। तो और अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, और थैंक यू है आप सभी को जो आप लोगों ने अपना समय दिया है। और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नेक्स्ट क्लास जिससे आपको मिस ना हो सके। और ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, इसका मैं वादा करता हूँ। नियमित पढ़ाई करिए, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद।